दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर। दोस्तों रात के 9 बज चुके हैं, आई थिंक 9:30 हो चुके हैं और आज से आपको जो हमारी ये वीडियो है वो 9:30 को ही मिलेगी, जैसा हमने आपको कल भी बताया था चैट में। तो ये प्रीमियर आपको 9:30 को मिलेगी। पहली बात तो प्रीमियर इसलिए हो रही है कि इंटरनेट बहुत ख़राब चल रही है और आपको बफरिंग होती है, कई चीज़ें कट जाती है, इसलिए ये प्रीमियर में आ रही है और 9:30 को आ रही है। और दोस्तों ये 9:30 को ही अभी आएगी। और इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हम आ गए हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तो आप सभी लोग बने रहिए और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा, कमेंट में आंसर करिएगा। जो भी लाइव देख रहे हैं प्रीमियर में, आप कमेंट में आंसर करिएगा। जो लोग बाद में देखिएगा वो लोग भी कमेंट में आंसर करेंगे, नॉर्मल कमेंट में, ताकि आपकी अपनी जजमेंट आप कर सकें। ठीक है, तो मूल्यांकन, स्व मूल्यांकन यहां पर आप कर सके, ध्यान रखिएगा। तो पूरे सिस्टम को देखना है। और दोस्तों आप हमारे एक्सक्लूसिव लेसन्स के लिए मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी प्लस पर भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप अगर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड भी है हिमांशु लाइव, इसे आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलेंगे। यहां पर हम बात करने वाले हैं आज कुछ इंपॉर्टेंट। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में आपके दीपक सर का बुक आने वाला है, एक और, मतलब जो कि कहीं ना कहीं आपका प्रैक्टिस सेट है, तो जल्द से जल्द आ जाए, हम उम्मीद रखते हैं। और लॉकडाउन के बाद आने वाला है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सब जगह पे अवेलेबल रहेगा। और हमारा जो ईवीएस सीरीज है उसमें हम नया लेसन ये लेकर आए हैं। चलते हैं डायरेक्ट हम अपने लेसन की तरफ और ध्यान से हर क्वेश्चन को देखेंगे और ध्यान से उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी होगा इंटरेस्टिंग होगा और अच्छे तरीके से आप उस चीजों को समझ पाए। आपके सामने पहला क्वेश्चन आज का ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज का ये रहा, लीजिए। क्वेश्चन क्या है कि पक्षियों की विलुप्त प्रजाति की बात हो रही है यहां पर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, पक्षियों की विलुप्त प्रजाति की बात हो रही है। डोडो, डोडो का नाम सुना है आप लोगों ने? डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। ये किस देश में पाई जाती थी? विलुप्त मतलब अब तो विलुप्त हो गई है, लेकिन जब ये होती थी तो किस देश में पाई जाती थी? मोरक्को, श्रीलंका, मॉरिशस या भारत? बताइए सब लोग, ये जो विलुप्त प्रजाति है ये कहां पाई जाती थी? झूठ मूठ का देशभक्ति में भारत मत लिख दीजिएगा, है ना। सब लोग बताइएगा कमेंट में, जैसे देख रहे हैं कमेंट में तुरंत आंसर करिए, है ना। जो नहीं करेंगे उसको पाप लगेगा, ठीक है। कमेंट में आंसर करिए। तो यहां पर अगर आप बात करते हैं तो ये आपका हो जाता है मॉरिशस। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये आपका हो जाता है मॉरिशस, ठीक है। तो जो डोडो है, ध्यान से देखिएगा, डोडो जो है ये मॉरिशस का एक स्थानीय पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा पक्षी था डोडो जो उड़ नहीं सकता था। यहां पर ध्यान से देखिए, यह मानव द्वारा अत्यधिक शिकार करने के कारण 17वीं शताब्दी में जो है ये विलुप्त हो गया। 17वीं शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो गया। मतलब क्या समझा आपने? डोडो यहां पर एक पक्षी है और ये मॉरिशस, पता है आपको, मॉरिशस में बहुत इंडियन है और खास करके बिहार के ज्यादा लोग हैं। वहां की एक भाषा भोजपुरी भी है, मैं गया हुआ हूं, ठीक है। तो मॉरिशस एक स्थानीय पक्षी था। ये पक्षी उड़ ही नहीं सकता था, है ना। और लोगों ने इसका बहुत शिकार किया। पहले आपको पता है, पहले के जमाने के लोग बहुत शिकारी हुआ करते थे। उन्होंने अत्यधिक शिकार किया उसका, और चूंकि उड़ नहीं सकता था तो लोगों के लिए शिकार करने के लिए आसान भी था। इसलिए लोगों ने उसका शिकार कर करके 17वीं शताब्दी में ही उसको खत्म कर दिया और वो प्रजाति डोडो पूरी तरीके से विलुप्त हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है ना कि आपको आंसर ना दिख जाए। आप लोग हैं बहुत बदमाश ना। तो आंसर मैंने स्क्रीन पर इसलिए कर दिया है ना कि ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। नहीं तो मैं लिखता था, उसमें भी टाइम वेस्ट होता था। तो आपको क्लियरली ये दिख जाए, ये चीजें मैं यहां पर कोशिश कर रहा हूं। चलिए ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। कैप पहाड़ी जेब्रा किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, केन्या या इथियोपिया? तो जो कैप पहाड़ी है जेब्रा, वो कौन सा देश में पाया जाता है? कहां पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, केन्या या इथियोपिया? सब लोग बताएंगे, एवरीबॉडी। तो दोस्तों ये जो है आपका कैप पहाड़ी की जब आप बात करते हैं तो कैप पहाड़ी आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और बेसिकली ये एक जो है खतरे में ये प्रजाति है,
खतरे में प्रजाति ऐसी रहती है जो कि कई बार आपने ये देखा होगा कई क्वेश्चन में कि ये प्रजाति खतरे में है। खतरे में हम उसको बोलते हैं जो जिसको काफी नष्ट किया जा रहा है या किसी न किसी कारणवश से वो विलुप्त हो रहा है। ठीक है, जैसे कि इंसान अपने सुविधाओं के लिए, अपनी खुशी के लिए कुछ प्रजातियों को यूज करता है। जैसे अभी देखिए कई पक्षी हैं जिसको पहले लोग पक्षी खाते, पता है आपको, बहुत लोग मतलब कबूतर खाते हैं, अलग अलग पक्षी खाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे पक्षी की प्रजाति हैं जो काफ़ी रेयरली मिलते हैं। हम लोग जब अपने गांव जाते हैं तो कुछ ऐसे ऐसे पक्षी देखते हैं तो बोलते हैं कि बहुत विलुप्त हो गया है, इक्की दुक्की पाया जाता है। उसका रीजन यही है क्योंकि उसको किसी न किसी रूप में नष्ट कर दिया गया, इसलिए वो खतरे में है। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर आप कैप पहाड़ी की बात करते हैं तो वो भी किसी न किसी रूप से नष्ट होने के कगार पर हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं कि वो एक खतरे में स्थित प्रजाति है, मतलब उस पर खतरा है। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर आपका अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जो हेंडूरन है, हेंडूरन एमराल्ड क्या है? क्या वो एक वृक्ष है, या एक पक्षी है, एक पशु है, या एक समुद्री तट है? बताइएगा सब लोग। हेंडूरन एमराल्ड ये क्या है, सब लोगों को बताना है। वृक्ष है, पक्षी है, पशु है, या समुद्री तट है? अब नाम ऐसा है, नॉर्मल पीपल का पेड़ रहता तो आपको पूछ देता कि वृक्ष है कि क्या है या कोई एक पशु रहता तो पूछ देता, लेकिन नाम ही ऐसा है कि आपको उसमें पूछा गया है, और उससे जुड़ी हुई बात भी हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। चलिए अब हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जो हेंडूरन एमराल्ड की आप बात करते हैं, ओके, हेंडूरन क्या कहते हैं, एमराल्ड जो है ये एक पक्षी है। ठीक है, और बाय द वे कमेंट में मैं देख रहा हूं कौन कौन लोग करेक्ट आंसर कर रहे हैं, लाइव में वहां पर देख रहा हूं। तो हेंडूरन एमराल्ड जो है वो एक पक्षी है, ये केवल हेंडुरास में पाया जाता है। ठीक है, ये केवल हेंडुरास में पाया जाता है, और यह भी पक्षियों की प्रजाति खतरे में है। अब आपको समझ में आ गया, जहां पर भी खतरे की बात आएगी तो आपको ये चीजें जान जानी है। यहां ध्यान दे दीजिए, जो हेंडूरन एमराल्ड है वो एक पक्षी है, और ये केवल हेंडुरास में पाया जाता है। ओके, और पक्षियों की यह प्रजाति जो है वो खतरे में है। तो कहीं ना कहीं नाम तो आपको याद रखना ही है, यह भी याद रखना है कि ये एक पक्षी है, और यह भी याद रखना है कि ये केवल हेंडुरास में पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, और ये खतरे में है। अगर आपको पूछ दिया गया कि इनमें से कौन सी प्रजाति खतरे में है, और बाकी सारे ऑप्शन दिए गए और एमराल्ड दिए गए, तो एमराल्ड उसमें करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI कहां स्थित है? बताइए। केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, राइट, कहां पर स्थित है? CMFRI कहां पर स्थित है? मुंबई, विशाखापत्तनम, वाइजैक, चेन्नई या कोयम्बटूर? बताइए। समुद्री मत्स्य अनुसंधान की बात हो रही है, ये कहां पर स्थित है? सब लोग कमेंट में बताएंगे, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे। तो इसकी बात अगर आप करते हैं तो केंद्रीय समुद्री जो मत्स्य अनुसंधान है ये आपका विशाखापत्तनम, जो मेरे यहाँ पर हैदराबाद से ज़्यादा दूर नहीं है, वहीं पर स्थित है। विशाखापत्तनम, वाइजैक, जो आज के डेट में बहुत ही अच्छा डेवलप्ड सिटी हो रहा है। इंडिया में जो महानगर थे उसके बाद 3-4 शहरों को डेवलप किया जा रहा है, जैसे दिल्ली, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बैंगलोर, कोलकाता, ये सब जगह थी। उसके बाद जो अब डेवलप किया जा रहा है उसमें जैसे भुवनेश्वर है, विशाखापत्तनम है, या और भी कई शहर हैं नॉर्थ के हैं जिनको कि डेवलप किया जा रहा है। जैसे नोएडा सब तो पहले से दिल्ली में ही आ जाता है, तो उस शहरों में ये भी एक आता है जो कि आपका विशाखापत्तनम में काफ़ी डेवलप हुआ है। काफ़ी नए IT सेक्टर्स खुले हैं, काफ़ी नई नई वहाँ पर अनुसंधान संस्थाएं बैठी है, काफ़ी चीज़ों के वहाँ पर मेन ब्रांच डेवलप हुए हैं। तो ओवरऑल विशाखापत्तनम काफ़ी डेवलप किया है, तो ये जो है विशाखापत्तनम में ही स्थित है। ओके, क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपको क्या कहता है। अर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? अर्गोग्राफ क्या प्रदर्शित करता है? मिट्टी में मिट्टी के प्रकार और फसल, जलवायु में जलवायु और फसल के प्रकार, बीज के प्रकार और बीज का उत्पादन, या उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, ऑर्गोग्राफ का आपको पूछा जा रहा है, ये मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ये जलवायु, ये बीज और ये सभी से जुड़ा हुआ है। आपको बताना है कि ये क्या प्रदर्शित करता है। एवरीबॉडी बताएंगे, सब लोग कमेंट करेंगे जी, कमेंट जरूर करिए। देखिए अगर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं तो खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। कमेंट मत करिए, वीडियो देख रहे हैं कमेंट करिए, तब जब आप मेरी ये डिस्क्रिप्शन देखेंगे ना तब आपको आएगा मजा। तो जलवायु की अगर आप बात करते हैं, जलवायु और जलवायु में जो फसल है जो कि आपके बी ऑप्शन में है उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो आप यहां पर जलवायु या जलवायु में जो फसलों के प्रकार हैं उससे ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो अर्गोग्राफ है ये जलवायु में जलवायु और फसल, जो क्लाइमेट से जुड़ी हुई बातें हैं, अर्गोग्राफ जो है वो क्लाइमेट से जुड़ी हुई बातें हैं, या क्लाइमेट में जो फसल के प्रकार हैं उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। क्लियर एवरीबॉडी? चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां पे आ गया है। चलिए, सेविल रणनीति जो मैड्रिड एक्शन प्लान में अपनाई गई थी उनमें से कौन सा निम्नलिखित से संबंधित है? राइट, दो वर्ड यहां पर आपका है और उसमें पहला है क्या? मैड्रिड एक्शन, दूसरा है सेविल रणनीति। सेविल रणनीति एक रणनीति थी जो कि मैड्रिड एक्शन में बनाई गई थी, एक्शन प्लान में बनाया, मैड्रिड एक्शन प्लान में बनाई गई थी। तो ये किससे संबंधित है? क्या ये वन्य जीव से संबंधित है, या ओजोन संरक्षण से, वायु संरक्षण से, या पर्यावरण संरक्षण से? चारों ऑप्शन ईवीएस वाला ही है, इसलिए आप तुक्का मार नहीं सकते हैं, आपको सही आंसर ही चूज करना पड़ेगा। बताइए सब लोग, तो किससे संबंधित है ये? वन्य जीव संरक्षण, ओजोन संरक्षण, वायु संरक्षण, या पर्यावरण संरक्षण? बताएंगे सब लोग। देखिए ये जो है आपका सेवल रणनीति जो कि मैड्रिड एक्शन की बात करते हैं हम, ये बेसिकली आपका वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण। ओके, तो जो आपका ए ऑप्शन है यहां पर, ए आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। तो वन्य जीव संरक्षण मतलब वन्य और वन्य जीव जब भी आता है ना तो वन और वन्य के जीव ये दोनों ही बारे में हम बात करते हैं। इससे पर्यावरण संरक्षण अलग है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण आपका ओवरऑल एनवायरनमेंट है, आपका घर का, पास का, इधर का, उधर का, पूरे पर्यावरण में जितनी भी चीजें होती है, जो चाहे प्रदूषण है, ये है वो है, सबके बारे में बात करता है। वन्यजीव संरक्षण भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वन की बात करता है। ओके, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन यहां पे है, मेलाथियान क्या है? यहां पे देखिए सब लोग, मेलाथियान क्या है? रंजक है, कीटनाशक है, विटामिन है, या कार्बोहाइड्रेट है? मेलाथियान अगर आपने नाम सुना है तो आपको बताना है कि ये क्या है, रंजक, ठीक है, या कीटनाशक, या विटामिन, या कार्बोहाइड्रेट? एवरीबॉडी जल्दी से। तो रंजक की बात जो हम करते हैं तो रंजक एक हमारा क्या, सॉरी ये रंजक तो आपका ए ऑप्शन में था। मेलाथियान की हम बात करते हैं, मेलाथियान जो है, ठीक है, वो एक कीटनाशक है। बी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर देखिए, आप बढ़िया से देखिए, तो मेलाथियान जो है वो एक कीटनाशक है। ओके, और मेलाथियान बेसिकली रासायनिक सूत्र यहां पर आपको हमने दिया है, जो कि आपको अगर यहां पर देखिए, हालांकि मैं ऐप पर दे दूंगा, ऐप पर अपडेट देख रही कि नहीं आप?
कल भी दिन में अपडेट आया ऐप पर, आज भी दिन में पूरा अपडेट आया है ऐप पर, तो उसको बिल्कुल देखते रहिए। जिनके पास अपना ऐप डाउनलोडेड नहीं है, वाईओपी एजुकेशन सर्च कर लीजिए प्ले स्टोर में, नहीं तो अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख लीजिए। लेकिन देखिए जरूर, फ्री ऐप है, कहीं पर कोई चार्ज नहीं लगता है, आराम से फ्री में आप पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट। ईवीएस के अभी हम ये वाला क्लास का भी डाल रहे हैं उसमें। मैलाथियन एक कीटनाशक है, इसका रासायनिक सूत्र C10H19O6PS2 ये होता है, ठीक है। ये मैलाथियन है जो कि एक कीटनाशक है और इसका ये रासायनिक सूत्र है, ठीक है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये बढ़िया है। बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? बताएंगे सब लोग। बुढ़ा नाला किस नदी को प्रदूषित करता है? गंगा, जमुना, सतलज या ब्यास? आपको पता है अलग अलग प्रकार के जो नदी हैं इंडिया में, उसको काफ़ी चीज़ें प्रदूषित कर रही है। एक तो हम डायरेक्टली प्रदूषित कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े नाले हैं जो कि कहीं ना कहीं शहर से बाहर निकल कर या कल कारखाने से या जो वेस्ट चीज़ें हैं उसको हम मजबूर हैं नदी में भेजने पर, और उस कारण से जो हमारी नदी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी। जैसे गंगा को साफ करने के लिए नमामि गंगे शुरू हुआ है, ऐसे यमुना के लिए भी निकला था, तो कहीं ना कहीं प्रदूषित बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आप गंगा देखेंगे यूपी बिहार में कभी भी तट पर जाके, तो एकदम अच्छा लगेगा नहीं आपको, इतना शुद्ध गंगा के पानी को हमने बर्बाद किया है। यमुना की भी वही बात है, अगर आप दिल्ली में देखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण किया जा रहा है। तो बुढ़ा नाला जो है वो किस नदी को प्रदूषित कर रहा है, ये आपको यहां पर पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो सतलज नदी को बुढ़ा नाला प्रदूषित किया गया है, और ये बेसिकली कहां पर है? ये पंजाब में है। पंजाब में बुढ़ा नाला है जो सतलज नदी को प्रदूषित कर रहा है। ओके, क्लियर? बुढ़ा नाला कहां पर है? पंजाब में है, जो सतलज नदी को प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। सब कुछ मैं ऐप पर दे दूंगा, लेकिन वहां से बढ़िया से आप पढ़िएगा, ठीक है। सारा डिटेल जो एडिशनल डिटेल है वो भी ऐप पर मैं दे रहा हूं, कल भी आए थे, आज भी आए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ओके, ध्यान से देखिए यहां पर कथन के बारे में। पहला कथन है कि जैव उर्वरक फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं। दूसरा कथन है जैव उर्वरक पौधे को नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम करते हैं। तो ए करेक्ट है, दो बी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है कि दोनों गलत? चारों में से कौन सा करेक्ट है आप बताइए। तो या तो जैव उर्वरक जो है वो फसलों की बात अगर आप करते हैं, एक मिनट, फसलों को सीधे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, क्या ये करेक्ट है? या जो जैव उर्वरक होते हैं क्या वो पौधे को नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम है? या दोनों ही है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग, एवरीबॉडी। तो ये दोनों ही गलत है, ये दोनों ही ऑप्शन जो है ये आपका गलत है। यहां पर आप देख लीजिए, क्योंकि इस दोनों में से कोई भी बात नहीं है। जैव उर्वरक पौधे को सीधे पोषक तत्व प्रदान नहीं करते हैं, और जैव उर्वरक पौधे को नाइट्रोजन, पोटासियम या फास्फेट की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। इन दोनों काम में से जैव उर्वरक कोई भी काम नहीं करता है, इसलिए आपका दोनों ही कथन गलत है। ओके, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बायोपेस्टिसाइड। यहां पर देख लीजिए, बायोपेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, मच्छर विषकारक है, और केमिकल फर्टिलाइजर है, राइट। ये चार आपको दिया हुआ है, चारों देख लिया आपने। बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये चार देख लीजिए। बायोपेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर। अब आपको पूछा क्या जा रहा है, इनमें से पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी क्या है?
पक्षियों की घटती संख्या के लिए मतलब किसके कारण पक्षियां घट रही है? केवल एक, केवल दो और तीन, दो, तीन और चार, या इनमें से कोई नहीं? तो चारों ऑप्शन में क्या क्या है जो पक्षियों की घटती संख्या के लिए जो है यहां पर जिम्मेदार है? बायोपेस्टिसाइड, क्या ये जिम्मेदार है? पेस्टिसाइड, क्या ये जिम्मेदार है? मच्छर विस्कारक या केमिकल फर्टिलाइजर? इसमें से चारों में से एक या मल्टीपल में से कौन कौन होंगे जिसके कारण की पक्षियों की संख्या घट रही है? ठीक है एवरीबॉडी, एक या दो और तीन या दो तीन चार, कौन कौन सा है? तो यहां पर आपका जो है पहला छोड़ के बाकी सब है। एक बार मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। पहला छोड़ के यानी कि बायोपेस्टिसाइड नहीं होता है, लेकिन पेस्टिसाइड, मच्छर विस्कारक और केमिकल फर्टिलाइजर, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये पक्षियों की घटती संख्या में। देखिए ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि बहुत लोग गलती क्या करेंगे पता है, उन्हें लगेगा अगर पेस्टिसाइड होगा तो बायोपेस्टिसाइड भी तो होगा ही ना, दोनों मिलता जुलता नाम है। नहीं, पेस्टिसाइड अलग है, बायोपेस्टिसाइड अलग है। बायोपेस्टिसाइड कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल फिनोमिनन से जुड़ा हुआ है, जो कि कहीं ना पक्षियों की घटती संख्या में उत्तरदायी नहीं है। लेकिन पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर, ये तीनों ही उससे जुड़े हुए हैं। तो पेस्टिसाइड, मच्छर विषकारक और केमिकल फर्टिलाइजर ये पक्षियों की घटती संख्या के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, ये तीनों ही उत्तरदायी है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों आज के कुछ क्वेश्चंस थे जिस पर कि हमने क्वेश्चन भी देखा और डिस्कस भी किया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसको हड़बड़ा के नहीं, ध्यान से समझ के बढ़िया से विस्तार से देखना है। आने वाले समय में हम फिर से आपके लिए नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, तो उम्मीद हम करते हैं कि आप बहुत बढ़िया से इन चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और अच्छे से इसको अपने इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। इसलिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार से रुकिए मत, हमेशा लाइव वीडियो देखने की कोशिश करिए जो प्रीमियर चल रहा है उसमें। और उम्मीद है कि कहीं पर कोई आपको जो है ब्रेक नहीं हुई होगी, पॉज नहीं हुआ होगा, अच्छे से आपने वीडियो देखा होगा, मेरी हर एक बात आप तक पहुंची रही होगी। तो देखिए क्लास के टाइम तो मैं आपको गाइड कर ही रहा हूं, लेकिन क्लास के पहले भी इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए काफ़ी मेहनत लग रही है। तो इसका बेनिफिट तब होगा जब आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। तो पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिए सबों के साथ, ताकि ये वीडियो भी सभी लोगों तक पहुंचे और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और एक टीचर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की बात होती है आगे काम करने के लिए। ठीक है, तो जरूर करिए। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। बाय बाय, जय हिंद।